Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on our next lecture series, that is lecture number 7 on environmental science 2020 पेपर जो कि 2020 में आ रखा था। तो आज हम कुछ स्पेशल मैच द फॉलोइंग्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनके जो होते हैं उनमें दो तरीके के डाटास दिए रहते हैं। ठीक है, ग्रुप ए का डाटा होता है और ग्रुप बी का डाटा होता है। तो ये जो डाटाज होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी हद तक आपके आने वाले एग्जाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट अस डिस्कस ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज कमिंग इन द एग्जाम। सो beginning from the start, let us discuss. It is asking that match the list of elements. देखो पहले elements दिया है with their characteristics, कि कौन सा elements का क्या characteristics है ये उसने यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स जो दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट दिया है उसने लिथोफाइल। तो इसका जो आंसर था, अगर हमें लिथोफाइल की मैं बात करूं तो लिथोफाइल किस तरीके के एलिमेंट होते हैं। देखो लिथोफाइल जो होते हैं वो मोस्ट फाउंड एज केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स में सबसे ज्यादा जो केमिकल एलिमेंट्स फाउंड होते हैं वो हम किसको कंसिडर करते हैं, वो हम लिथोफाइल को कंसिडर करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें 55 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो इंक्लूडेड हैं, जिनमें क्या एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ साथ कुछ हैलोजेंस भी हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं, किसमें, लिथोफाइल में। फिर क्या होता है कि ये 93% मास ऑफ द एंटायर क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो होता है वो लिथोफाइल एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, और इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रीडोमिनेंट जो बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है विथ ऑक्सीजन एंड आर कंसंट्रेटेड क्या होता है मेंटल में एंड क्रस्ट में। तो ऑक्सीजन के साथ इसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज हाई। ठीक है, O2 के साथ इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो काफी हाई होती है। मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ ये सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, कौन, लिथोफिलिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जिनमें आप एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसका जो आंसर था लिथोफाइल का वो 3 था। ठीक है, ऑकर्स मेनली इन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। आया समझ में, तो पहला पोर्शन चला गया। नेक्स्ट चलते हैं चाल्कोफाइल। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो दिया है वो चाल्कोफाइल दिया है। चाल्कोफाइल जो होता है उसकी एफिनिटी जो होती है क्या होती है, हैविंग हाई एफिनिटी फॉर सल्फर दैट इन ए molten mass also found in a sulfide form while low affinity towards the oxygen। ठीक है, सल्फर के प्रति हाई एफिनिटी है, ऑक्सीजन के प्रति लो एफिनिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ऑक्सीजन के प्रति इसकी लो एफिनिटी इसीलिए है क्योंकि इसकी सल्फर के प्रति इसकी एफिनिटी जो है वो ज्यादा है। तो चाल्कोफाइल जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे, सल्फर कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, सल्फाइड्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाल्कोफाइल जो था उसका ऑप्शन 1 है आंसर। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आप जान सकते हो कि गोल्ड जो है वो रेयरेस्ट फॉर्म में क्रिस्टल में रॉक्स में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो जनरली जो इसका जो हमारा नेचर होता है वो चैल्कोफाइलिक नेचर होता है। तो चैल्कोफाइलिक नेचर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो अमूमन मेंटल में एनरीज्ड होते हैं। ठीक है, मेंटल में जाके एनरीज्ड होते हैं। अर्थ का जो सेकंड मोस्ट लेयर है उसमें हम पाया जाता है क्या, हमारा गोल्ड पाया जाता है, क्योंकि ये चैल्कोफाइलिक नेचर का होता है और वहां पे सल्फाइड मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इस चीज को आप बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ओशनिक बॉटम में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वो कहाँ से आता है, वो मेंटल प्लम से आता है। और मेंटल प्लम से क्योंकि वो किस तरीके के सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया वहां पे मौजूद होते हैं, तो वहां पे मेनली क्या होता है कि वो हाइड्रोथर्मल वेंट से H2A सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर सल्फाइड्स वगैरह के जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि मेंटल में जो होता है वो सबसे ज्यादा आप पाया जाता है क्या, सल्फाइड्स डिपॉजिट पाया जाता है। आया समझ में, तो आप इसको भी चाल्कोफाइल को रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो मेंटल में एनरिच्ड होना मतलब चाल्कोफाइलिक प्रॉपर्टीज दिखाना। आया समझ में, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट वो बोलता है कि सिडेरोफाइल।
तो सिडरोफाइल की अगर मैं बात करूं, सिडरोफाइल क्या होता है, इट इज कंसंट्रेटेड इन ए मोल्टेन एफी, आयरन फॉर्म में ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ये क्या होता है, नॉट जस्ट एनी मेटल बट स्पेसिफिकली मोल्टेन आयरन, ठीक है, कोई मेटल नहीं है बट इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। फिर क्या होता है कि इन अर्थ सिडरोफाइल एलिमेंट्स ऑकर ईदर इन ए नेटिव फॉर्म, जैसे कि प्लैटिनियम हुआ, इरिडोसोमाइन ग्रुप्स हुआ, और लो वैलेंसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिबिट करता है। और इनकी जो एफिनिटी होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो एफिनिटी मतलब इनका जो प्यार होता है बॉन्डिंग बनाने को, वो टुवर्ड्स आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सिल्डरोफाइल की प्रॉपर्टीज में कौन कौन से पोर्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर था सिंपली क्या था, सिड्रोफाइल जो था वो नेटिव कंपाउंड बनाने में बहुत माहिर है, तो नेटिव एलिमेंट्स का इसका आंसर था 4। ओके, देन कमिंग टू एटमोफाइल, तो एटमोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो अप्लाइड टू द एलिमेंट्स मोस्ट टिपिकली ऑफ एंड कंसंट्रेटेड इन द अर्थ एटमोस्फेयर, तो ये अर्थ एटमोस्फेयर में मौजूद है। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड इनर्ट गैसेस ये सब मौजूद हैं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि इनमें इनर्ट गैसेस भी हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये तो जब तक आपका दूसरे स्पीयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तब तक तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो एटमोस्फियर में रहेंगे तब तक वो सिंगल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनर्ट गैस भी है, तो इनका जो कंपाउंड ये क्या करते हैं, जनरली इतना जल्दी से ये बनाते हैं नहीं, और ऊपर से ये क्या है, सारे के सारे गैसियस एलिमेंट है। तो डेफिनेटली जो एटमोफाइल होगा वो 2 को डिनोट करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पोर्शन है ये आपका लिटिल बिट ऑफ दिमाग टुवर्ड्स दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो आइडिया होगा वो आपका दिमाग खोल दिया होगा। आया समझ में? तो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि जो कि हमारा टॉपिक में है, ये यूनिट 4 का टॉपिक है, गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है यूनिट 4 में मौजूद है। तो यूनिट 4 में मैंने यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि आपका कौन सा एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जितने भी ये लाइट शेडेड ऑरेंज कलर के जो हैं एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो ये के सारे, जैसे कि हमने बात की थी एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मटेरियल वगैरह, कुछ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे आपको, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे लिथोफाइलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिड्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो सिड्रोफाइल यहाँ का जो एलिमेंट्स है, जितने भी पिंकिश एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सिड्रोफाइल है, ठीक है। आप देख सकते हो आयरन के पास पास जितने भी हैं सब सिड्रोफाइल है। एक मोलिब्डेनम एमओ भी है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्मियम भी है, ठीक है, ये पैलाडियम भी है, प्लैटिनम भी है, इरिडियम भी है, गोल्ड भी है, ठीक है। एक तरीके से गोल्ड को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एयू, ठीक है। आगे मैं बात करूं चैल्कोफाइलिक एलिमेंट्स, तो चैल्कोफाइलिक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो चैल्कोफाइलिक एलिमेंट्स ये सारे जो येलो पोर्शन है ये सारे चैल्कोफाइलिक एलिमेंट्स हैं। और एटमोफाइल में भी आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन भी है, और ये जितने भी इनर्ट गैसेस हैं ये सारे के सारे हैं, बाकी जितने भी हैं सब सिंथेटिक हैं, ठीक है। अब क्योंकि लिथोफाइलिक एलिमेंट्स तो हम बोला जाए तो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तो लैंथेनॉइड सीरीज में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे इन लिथोफाइलिक एलिमेंट्स में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल है कि मतलब कौन सा एलिमेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये आपको अगर पता चल जाएगा, आप जियो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर काफ़ी हद तक नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन के बात थी। आई होप कि ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैच द फॉलोइंग के रूप में हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ये अगेन बोलता है कि लिस्ट यहाँ पे रॉक टाइप्स का है और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो रॉक टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स की जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले रॉक टाइप्स हमको बोला जा रहा है रूडासियस, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद करने के लिए, रूडासियस से रूड, ठीक है। आई हैव मेड वन वर्ड दैट इज कॉल्ड रूड फ्रॉम रूडासियस। अब रूड का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा गुस्सैल, गुस्सैल, ठीक है। अब गुस्सैल कौन हो सकता है जी, जो थोड़ा भारी भरकम हो, जो किसी की बात सुनता नहीं हो, जो चढ़ के चला जाता होगा,
ठीक है, तो उस तरीके का एलिमेंट हो सकता है रूड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रूडासियस, ठीक है, तो रॉक्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ ग्रेवल, पेबल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स। बोल्डर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं रॉक्स के। ठीक है, वो जब कहीं पे भी फ्लो होके आते हैं या कहीं से भी टूट के वेदर्ड होके वो जब फ्लो करते हैं या जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास की जगहों को तोड़ ताड़ के निकलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो रूड नेचर है उनका, इसलिए उनको रूडासियस बोला जा रहा है। ठीक है, तो लूज मटेरियल ऑफ दिस क्लास आर ग्रेवल, पेबल बेड्स, सिंगल बोल्डर बेड्स, स्क्री, तलुश, ये सब हैं। और इनके जो ये फिर जाके कहाँ पे चिपकते हैं, जहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल इनको मिलेगा। जैसे ही वो किसी सीमेंटिंग मटेरियल के साथ चिपक जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दो तरीके के रॉक बनाते हैं जिनको हम कॉन्ग्लोमरेट एंड ब्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में है। सेकेंड मोस्ट रॉक टाइप्स की वो बात कर रहा है सेडिमेंट्री। देखो ये सारे के सारे सेडिमेंट्री हैं, याद रखो, दीज ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो एरेनिसियस की बात कर रहा है, तो एरेनिसियस की मैं अगर बात करूं तो रॉक्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ मटेरियल्स ऑफ सैंड ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे सैंड ग्रेड मतलब सैंड तो आप जानते ही हो, अरे बालू कौन नहीं जानता जी। एरेनिसियस का मतलब है सैंड, सैंड। ठीक है, लूज मटेरियल आर सैंड। ठीक है, वेयर कंसोलिडेटेड दे फॉर्म सैंडस्टोन, ग्रेडस्टोन, आर्कोज एंड ग्रेवेक्स एटसेट्रा। ठीक है, अमूमन बहुत सारे बच्चों ने, अगर मैं इसको भी रिलेट करने की बात करूं, मैं अपने लाइफस्टाइल से इसको रिलेट करता हूं। ठीक है, मैंने बचपन में खेला है एक गेम दैट इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ पर्सिया। प्रिंस ऑफ पर्सिया का जब मैं गेम खेलता था, ठीक है, उसमें वो एरेना की बात करता था, एरेना। ठीक है, अब पर्सिया में क्या मिलता है भाई, सैंड ही सैंड है। ठीक है, वो पूरा रेगिस्तान है, सैंड ही सैंड है, तो एरेना में वहां पे सैंड ही सैंड दिखता था। तो मैं इस तरीके से अपने आप को रिलेट करता हूँ भाई। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बनाओ या कोई ऐसा चीज बनाओ कि जिससे आपको ये वर्ड भी याद हो जाए कि एरेनासियस का मीनिंग क्या है। डेफिनेटली अगर आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से तो पढ़ो, बट इफ यू कैन रिलेट इट टू योर सेल्फ देन इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो एरेना से आया है एरेनिसियस। ठीक है, फिर आता है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट तो एक जानते ही हो, बहुत सारे लोग सिल्ट के बारे में जानते ही हैं, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। सिल्ट क्या होगा, जो कि सैंड से छोटा होगा, थोड़ा स्मॉलर होगा, बट लार्जर देन क्ले होगा। ठीक है, और सैंड और क्ले के बीच में जो इलाका है उसमें सिल्ट होगा, तो ये तो मेनली क्या ही कंसिडर करेगा, सिल्ट और सिल्ट स्टोन कंसिडर करेगा। तो रुडासियस का आंसर क्या हुआ हमारा, रुडासियस में रूड होने की वजह से पेबल कोबल्स। ठीक है, एरेनिसियस में हमारा हो गया सैंड, सिल्ट में तो सिल्ट स्टोन एंड वो ही होगा जो होना चाहिए। और आर्जेलेसियस जो रॉक बचा हुआ है इसमें क्या होता है ये भी पढ़ लो, इट कंटेनिंग द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्ले लाइक कंपोनेंट्स, argillaceous compounds are fine grained, most particularly clay minerals such as kaolinite, montmorillonite, smectite, elite and chlorite। ठीक है, क्ले कंटेनिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आर्जिलेसियस का जो एग्जांपल होगा वो होगा आपका रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डस्ट, मड एंड क्ले। ठीक है, तो देखो मैच द फॉलोइंग में ही आपको बहुत सारी चीजों का वो आइडिया दे रहा है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आपको आंसर्स जो होते हैं, ये पोर्शन अगर आप देख लो तो कम से कम 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं मैच द फॉलोइंग से। अगर सेम तरीके के 5 क्वेश्चन इस बार भी आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बूस्टअप वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मार्क्स लेके आते हो आपके 10 मार्क्स सिक्योर होते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक ये बहुत जरूरी है मैच द फॉलोइंग वाला पोर्शन जो है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये तो फिर मैंने जो बताया कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रूडासियस रॉक्स में क्या आ रहा है, अपना कॉन्ग्लोमरेट एंड ब्रेशिया दिख रहा है। एरेनिसियस में आपको क्या दिख रहा है, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। ठीक है, एरेनिसियस में आपको यहाँ पे सैंडस्टोन दिख रहा है। थर्ड में जो अर्जेलिसियस है, अर्जेलिसियस में क्या दिख रहा है आपको, सेल दिख रहा है। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लासिफिकेशन का समझ में आया, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुए, आगे चलते हैं।
अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और लैप्सरेट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक में अगर एटमॉस्फेयर का आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन अगर पढ़ने जा रहे हो तो उसमें एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड लैप्सरेट बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का कंडीशन दिया हुआ है एब्सोल्युटली स्टेबल कंडीशन दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो कंडीशन फॉर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है कि ड्राई एडियाबेटिक लैब सेट जो है ग्रेटर देन मॉइस्ट एडियाबेटिक लैब सेट होगा, ग्रेटर देन हमारा इन्वायरमेंटल लैब सेट होगा। ठीक है, तो आपका DALR इज ग्रेटर देन SALR इज ग्रेटर देन ELR। तो टेक्निकल यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि DALR इज ग्रेटर देन ELR और ELR इज लेस देन DLR। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एब्सोल्यूट स्टेबल में आपको दिख रहा है कि ELR इज लेस देन DLR, तो इसका ऑप्शन होगा जो 2 होगा। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका एब्सोल्युटली इंस्टेबिलिटी कंडीशन, मतलब अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन एब्सोल्युटली, इसमें क्या होगा कि आपका ELR is greater than DALR is greater than SALR। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ELR जो है DLR से ग्रेटर है, तो एब्सोल्यूट अनस्टेबल में क्या हो गया ELR is greater than DLR, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर थर्ड बात करते हैं कंडीशनली अनस्टेबल। तो कंडीशनली अनस्टेबल में आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है कि SALR सैचुरेटेड रेडियोटिक लैप्स रेट इज लेस देन ELR is less than DALR। ठीक है, कंडीशनली अनस्टेबल। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें क्या हो गया अपना फोर्थ पॉइंट आ गया। अब बचा है ड्राई न्यूट्रल जहां पे ELR इक्वल टू DLR हो रहा है। आया समझ में? तो ये जो कंडीशन है ये आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो काफी हद तक ज्यादा है। ठीक है, और कंडीशंस जरूर आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता रहा है और फिर से भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो 2021 के पेपर में भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को। आया समझ में? अगेन या दिस डायग्राम इज वेरी वेरी यूजफुल इफ यू डोंट नो द स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है। बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और इस पत्थर को उसने यहाँ ढकेला, ठीक है, वो पत्थर वापस इसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जहां से आप एक बॉडी को डिस्प्लेस किए वापस वो उसी पोजीशन पे जब आ जाता है, ठीक है, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बंदा इस बी वाले पत्थर को लेके खड़ा है, तो ये जैसे ही इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा ये वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बहुत सिंपल। ठीक है, एयर पार्सल राइज होके अगर वापस वही एयर पार्सल नीचे आ जाता है तो हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन बोलते हैं। बट एयर पार्सल वंस ऊपर गया और वापस ही नहीं आ रहा है तो हम उसको अनस्टेबिलिटी बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आया समझ में? तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ तीस मार वाली खान वाली चीज नहीं है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं डूबेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yeah, this question is also very 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 important because यहाँ पे आपको statistical test and उनके applications के बारे में समझाया गया है, जो कि स्टैटिस्टिक का एक important portion है। जो सारे टेस्ट हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहला जो टेस्ट दिया है उन्होंने काई स्क्वायर टेस्ट दिया है, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, काई टेस्ट। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है, is a statistical hypothesis test used to determine whether a variable is likely to come from a specific distribution or not। ठीक है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन दिया आपको उसमें, और उसमें से आपको आप क्या कर रहे हो कि हर एलिमेंट को टेस्ट कर रहे हो कि वो एलिमेंट जो है क्या उस पॉपुलेशन से आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब क्या होगा कि सैंपल के जो डाटा को हम टेस्ट करेंगे वो अगर उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन पा रहा है, ठीक है, फुल पॉपुलेशन का, तो ही हम उसको मानेंगे क्या कि
हमारा जो है काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड होगा तो वो हाइपोथेसिस वहां पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है डाटा वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इसलिए इसको गुडनेस ऑफ फिट बोला गया है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बिटवीन द थ्योरी एंड द एक्सपेरिमेंट, जो टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो काई स्क्वायर मतलब हमेशा याद रखो गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, यहीं से आपके बहुत सारे आंसर्स बन जाएंगे। फिर आता है आपका क्या, वन वे इनोवा। वन वे इनोवा में क्या होता है कि कंपेयर द मीन ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन whether there is a statistical evidence that associated population means are significantly different। दो अलग अलग डाटा सेट्स का मीन लिया गया है, सैंपल्स का मीन लिया गया है और उनको टेस्ट किया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि वो सेम पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है या डिफरेंट पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है, वो उनकी टेस्टिंग करने के बाद पता चली जा रही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड एनोवा, और वन वे एनोवा यूज होता है इसमें। तो वन वे एनोवा का जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए है, कंपेयरिंग मोर देन टू सैंपल्स, ठीक है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज वन फैक्टर एनोवा। ओके, फिर आता है आपका पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स सिग्निफिकेंस टेस्ट किया जा रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन्स, सेम पॉपुलेशन है, दो मीन बनाया और उनका डिफरेंसेस टेस्ट किया जा रहा है। तो पेयर टी टेस्ट जो है वो हमारा टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन में काम आता है। और जेड टेस्ट जो बचा हुआ है वो सिंगल मीन के काम आएगा। क्यों, वेदर द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन और लेस देन और नॉट इक्वल टू ए स्पेसिफिक वैल्यू, because standard normal distribution is used to calculate the critical values of the test. This test is often called as one sample Z test। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस पॉपुलेशन का जो मीन है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसी को टेस्ट करने के लिए हमारा जेड टेस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्टली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दिखता है हमको। तो ये जो सारे जो एप्लीकेशंस है एक पर्टिकुलर स्टैट्स के पोर्शन का जो पार्ट है, ये आपको कुछ हद तक अगर आपको आइडियाज़ है, आप चाहो तो इसके गूगल में सर्च करके एग्जांपल्स पढ़ो, ठीक है, इसके बारे में, इसके जो कैलकुलेशंस के मेथड्स है वो समझो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है यूजी नेट में, क्योंकि यूजी नेट बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर आपको इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग या असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, क्योंकि आपको हर स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अगर याद होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर काइंडली से आई हैव लाइक दिस लेक्चर, और आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।